चलो जो ऑडियो वीडियो क्लियर है सब। तो आवाज आ रहा है, ऑडियो वीडियो है। यस सर। यस सर। देखो, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीडी खत्म हो गया था उधर, है ना, बता दिए थे। तो बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ना है। बारे में बेसिक्स पता ही होगा कि अगर दो मासेस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जिसका एक फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय। ये फोर्स लगता किधर है, जैसे कि अगर M1 M2 का बात किया जाए, वन M2 को किधर अट्रैक्ट करे। Along the line joining the center. अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये दोनों जो फोर्स होगा, F1 और F2, दोनों सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज या अलग अलग होगा। एक्शन रिएक्शन का भी होता है ना। सेम होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। जितना इधर खींचेगा वो भी इतना। ये बेसिक सबको पता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। बात करते हैं के बारे में कि अगर ये मास M1 है, ये मास M, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मेरे को ये बताओ किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन का बात करते हैं, किधर डायरेक्शन किधर। M1 M2 अट्रैक्ट तो करेगा, ये चीज़ गारंटी, पर किधर। M1 M2 किस साइड अट्रैक्ट, ये बता सकते Sir, line joining center of market. हैं। लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास, यूज कोई है क्या जी। द सेंटर ऑफ मास। Yes sir, है use. तो दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच में जो फोर्स लगेगा, है ना, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर। तो अगर ये डिस्टेंस को अगर हम r बोलते हैं, क्या फोर्स का वैल्यू ये लिखा जा सकता है, क्या बोले थे। हाँ सर। नो सर। कौन हाँ बोला। हाँ? बताओ जी, प्रभ, प्रभ आया कि नहीं। बताइए बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्या लगता है। कोई आइडिया। चलो बता दो। सर क्लास 11 वाला बोल सकता है। हाँ, काहे नहीं बोल सकता। बताइए, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा ये फॉर्म। सर पॉइंट मास के लिए। हाँ, सही बात है। ये जो फॉर्मूला है G m1 m2/r², ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए, एक चीज याद रखिए, सिर्फ पॉइंट मास। यानी कि हम लोग जो पढ़े हैं ये वाला, ये पॉइंट मास, ठीक है। तो बोलोगे सर ये बॉडीज के लिए कैसे करेंगे, तो बॉडीज के लिए करना कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं कि मान के चलो कि ये एक मास है M, और यहाँ एक पूरा एक रॉड है,
का मास स्मॉल m ले लेते हैं तो, और इसका डिस्टेंस ये वाला l ले लेते हैं, और ये रॉड d। दिक्कत क्या है कि जो फोर्स हम लगाते हैं G1m/r², ये तभी वैलिड है जब दो पॉइंट मासेस हो। यहाँ एक पॉइंट मास तो पहले से प्रेजेंट है, तो इस रॉड को पॉइंट मास बनाने के लिए इसका छोटा छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा, छोटा छोटा। हम क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे जिसका लेंथ कितना, एक ये छोटा सा टुकड़ा और एक ये छोटा सा टुकड़ा, दो छोटा सा टुकड़ा हो गया। इन दोनों के बीच एक छोटा सा फोर्स लगेगा dF, तो हम लिख सकते हैं G कैपिटल M इसका हो गया, इसका मास हो जाएगा स्मॉल dm डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच दूरी कितना है x। अब रहा बात वो dm कितना होगा, तो टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l, मास को लेंथ से डिवाइड करके इनटू dx कर देंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे। और हमको टोटल फोर्स चाहिए तो इसी चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ को ऐड करने को इंटीग्रेशन का लोअर और अपर लिमिट कहाँ से चाहिए बताओ, लोअर लिमिट कहाँ, अपर लिमिट, लोअर लिमिट डी लोअर और लिमिट अपर डी, लिमिट डी प्लस एल। स्टार्ट हमको यहाँ से करना है रॉड का, तो एक्स का वैल्यू डी से स्टार्ट होगा, खत्म यहाँ तक करना है, तो डी प्लस एल। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ, यानी कि जब हमारा बॉडी रहेगा, जब हमारा बॉडी रहेगा, ठीक है, यानी पॉइंट मास रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कि जब हमारा बॉडीज रहेगा तो हम, मेरा काम यही रहेगा कि हर बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा करके हर बॉडी को पॉइंट मासेस बना देना है, और जहाँ पॉइंट मासेस बन गया तो आंसर लिख। पहले पॉइंट मासेस पे ही डील करते हैं, जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन हम दे आसान सा, शायद हो गया सर, हाँ अभी आए सर। लेट हो गया, 9:30 बोले थे ना। सर उतना चल वेटिंग में ही थे सर उतना देर से। टिकट वेटिंग में तेरा, चल तो एम अगर 3 मासेस है तो ये सब बताने का जरूरत नहीं, ये सब थोड़ा आता भी होगा। किसी भी एक पर अगर देखा जाए, किसी एक पर, तो ये m इसको इधर खींचेगा, ये m इसको इधर खींचेगा, डिस्टेंस r r r ले लेते, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम होगा, और ये एंगल कितना होगा जी अगर इक्विलैटरल है 60 डिग्री। तो नेट फोर्स डायरेक्ट बताओ कितना लिखे, √3 √3 GMM यानी GM² डिवाइडेड बाय r। पहला वाला में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला अगर हम ट्राई करें, अगर मासेस को हम 4 कॉर्नर्स में ले लें, m m m, तो बताओ एक पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, किसी भी एक पे कितना फोर्स, सही है, एक पार्टिकल पे तीनों की वजह से लगेगा, ठीक है। तो एक m इधर, एक m इधर, और ये m इधर, नेट फोर्स कितना लिखें डायरेक्ट बताओ, सही जी, आंसर क्या डायरेक्ट, वही जो ये है ना नेट, जो मतलब पीछे को है उसी के अलावा होगा। हाँ यानी कि सर रिजल्टेड हो यानी कि इन दोनों का अगर बात करें, ये दोनों फोर्स तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, कितना होगा GM²/r², इसका भी GM²/r², इन दोनों का नेट इधर जाएगा, कितना जाएगा, सर नेट होगा F ब्रैकेट में √2 + 1। इन दोनों का, पहले हम क्या किए, इन दोनों का कर लिए, F 90 डिग्री में तो √2 टाइम्स होगा। अब ये वाला जो रिजल्टेंट गया इन दोनों का इधर, और इस m के कारण जो फोर्स लगेगा इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया तो प्लस कर देते हैं, और इसका हो जाएगा GM² बाय इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है √2r का। ये समझ में आया सबको, सर एक बार फिर से बता फिर दें। से बताते हैं।
इस पार्टिकल को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस पे एक फोर्स एफ इधर लगा, एक फोर्स एफ इधर लगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इन दोनों का √2 टाइम्स हो गया जो हम यहाँ लिखे। ठीक है, अब जो तीसरा वाला एम इधर लगा रहा था वो कितना लगाएगा, तो ये वाला लगाएगा GM बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो √2r है। तो ये इस दोनों के लिए जो फोर्स इधर और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर दोनों एक लाइन में हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिए। समझ में आया? हाँ सर। ये दोनों तो हम समझा दिए। ठीक है, और असली क्वेश्चन ये रहा, अगर एक हेक्सागन लेते हैं, सब में मास m है और सारा डिस्टेंस का मास m, सारा डिस्टेंस r। मेरे को ये बताओ एक पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, गिन के बताओ कितना, कितना लोग लगाएगा एक पार्टिकल पे? 4 फोर्स, 4 4 की 5? 5 5 5 5 लगेगा, 5 5 लगेगा। किसी भी एक को देखेंगे तो सब सिमेट्रिकली है, तो किसी भी एक पर बताओ, किसी भी एक पर नेट फोर्स कितना होगा, ट्राई करो, ट्राई करो सब लोग, 2-3 मिनट का समय। सर तब तक एक बार पीछे और रिकैप कर दीजिए ना सर। रिकैप, रिकैप बोले तो बस सिंपल सा चीज, दो मास, रिपीट। हाँ 2 मास m, दोनों के मास के बीच ये फॉर्मूला लगता है, ये तो पता ही होगा रे सन। अभी बता जाएगा सर। है, ये फॉर्मूला नहीं पता, GM1/2 r²। ठीक है सर। ठीक है, तो दो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को खींचेगा अपने तरफ, और कितना फोर्स है, यही फोर्स। उसी को देख देख कर तुमको ये बता, ये इसको खींचा इधर, ये इसको खींचा, दो फोर्स बन गया, नेट फोर्स निकाल दिए। अब इसको ये भी खींचा इधर, ये भी खींचा इधर, सर ये भी कैसे खींचा सर इधर। हाँ बोलो बोलो। ट्रायंगल में कैसे कैसे निकाले सर? किसी एक को पकड़ो ना, एक को, तो ये मास है, इसको इधर खींचेगा अपने तरफ और ये इसको हाँ। इधर खींचेगा, दो फोर्स बन गया इस पर। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो 60 डिग्री में याद है √3 टाइम्स। हाँ सर ठीक है। इसी टाइप से आप इसको सोच के बनाओ कि अगर एक पार्टिकल को हम लेते हैं, इसमें ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी, 5 लोग खींचेगा इसको, नेट फोर्स बताओ कितना। आराम से सोच। काम गजब सर। दिख रहा है ना।
हाँ सर। हाँ तो यार बढ़िया लगा। चलो चलो बनाओ बनाओ। क्या करो तुम लोग, क्वेश्चन बना रहा था तो कुछ ट्राई कर ली। चलिए बताते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा 20 सेकंड 20 सेकंड और तो 40 सेकंड दे, फिर बताओ। चलो देखो हो गया। सर 0 होगा। अरे भाई कैसे जीरो होगा, तो मतलब थोड़ा अंदर से डर नहीं लगा थोड़ा बोलने से? तुम खुद सोचो, ऐसे सोचो तुम। सर आ गया सर। आ गया। एक 17 मिनट, बाई एक 3 GM स्क्वायर बाई सर। डायरेक्शन खाली बताओ तो, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है इस पार्टिकल? मतलब वो 60 उधर नहीं सर, ये मतलब 6 एंगल वाइज सेक्टर बनाएंगे ना सर, वो पहला मतलब उससे जो जो साइड है ना एडजेसेंट साइड, हाँ, उसके बीच से आएगा। चलो ठीक है, एक बार हम समझाते हैं ना। ये लग रहा है सर। क्या हम हीरो है? चलो इधर देखो, तो करना क्या है बता रहे हैं। देखो तो अच्छे से समझो, पहले हम इसको डायग्राम से समझा देते हैं। तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला, ये इसको इधर खींचेगा एक फोर्स एफ, और ये इसको इधर खींचेगा। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा? खाली ये बताओ। यस सर। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसको इसको इधर खींचेगा, इसको खींचेगा, और दोनों आर आर डिस्टेंस पर है तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इधर ही जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब फिर से समझो ध्यान, यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, ट्रिक। ये इसको इधर खींचेगा एफ डैश, और ये भी इधर खींचेगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एफ डैश सेम होगा क्या जी? यस। ठीक है, यस सर। इन दोनों का एफ डैश का फिर से रिजल्टेंट इधर ही आएगा। यस सर। चलिए लास्ट में बचा ये, तो ये इसको इधर ही खींचेगा। यस सर। तो इसका मतलब इस पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। चलिए अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं बढ़िया से, एक एक करके। तो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए वो भी बताते हैं। देख, मेरे को सबसे पहले एक एक चीज़ बताओ। ये जो इधर एफ था और इधर जो एफ था, एफ का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा जरा बता देना बस। 120 120 डिग्री। डिग्री। और याद करो, दो फोर्स के बीच में अगर 120 डिग्री रहा तो उसका रिजल्टेंट भी वही होता है एफ। हाँ चलो यस सर। क्या हो गया, काम खत्म। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सब मिटा रहे हैं समझाने के बाद कि एफ इधर आ गया। ठीक है, अब इसको पकड़ते हैं। ये जो फोर्स एफ डैश होगा, इस एफ डैश का पहले वैल्यू बता दो। एफ कॉस 30। एम जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये अब हमको डिस्टेंस चाहिए ना पूरा।
हाँ Yes, sir. ये डिस्टेंस कैसे निकले? कुछ तरकीब है या हम बताएं? सर वेक्टर को अगर शिफ्ट कर देंगे ऊपर तरफ तो उतना काय करना है रे? देखो ना, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है सबको, देखो यहाँ ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है Yes. सबको। यहाँ से एक Yes, sir. परपेंडिकुलर ड्रॉ मार दो। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, 120 का आधा। Yes, sir. और ये आर है, तो ये हो जाएगा आर कॉस 60, तो ये हो जाएगा आर साइन 60। उसी हिसाब से ये हो जाएगा आर साइन 60। टोटल हो गया 2 आर साइन 60, और साइन 60 बोले तो कितना, √3/2। √3/2. तो आंसर कितना हो गया, √3r। ठीक है, यानी कि मेरे को जो चाहिए था वो डिस्टेंस था √3r का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको? तो मिटा रहे हैं कुछ कुछ? Yes, sir. ठीक हाँ है, सर। चलिए मिटा दे रहे हैं। तो एक इधर आया था, हमको क्या मिला था, तो डैश मिला। अच्छा, सिमिलरली इधर भी एफ डैश ही मिलेगा इसके अलावा। ठीक है, अब मेरे को बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, बस ये बता दो काम। सर किसके बीच में? इन दोनों, ये जो एफ डैश, ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींचा, और ये वाला पार्टिकल जो इसको इधर खींचा, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा ना? ये एंगल कितना हाँ, होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। कैसे कैसे? देखो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाले थे, याद करो, ये 60 था तो ये 30 था। उसी तरह से इधर भी 30 होगा। Yes. 30 और 30 कितना सही हो है गया, सर। 60। तो इधर बचा कितना, 60। अब एफ डैश और एफ डैश के बीच में 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है, वो कितना टाइम्स आएगा, √3 टाइम्स आएगा। हाँ ठीक हाँ है, सर। Yes, sir. तो पहले एक एफ आ चुका है, रिजल्टेंट उधर एफ एफ 120 में एफ आ चुका था, प्लस इधर से कितना टाइम्स आया, √3 एफ डैश आया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलिए, लास्ट में अब बच गया ये वाला पार्टिकल। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, बता दो। Sir, 2R. 2r। तो ये वाला जो एफ डबल डैश हम बता रहे हैं, ये हो जाएगा GM² डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। लास्ट में जो नेट फोर्स हम लिखेंगे वो F प्लस √3 एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, सब वैल्यू पुट कर दो। GM² बाय r² प्लस GM² बाय प्लस GM² बाय 2r का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इस इतना, एफ डबल डैश एक बार फिर से बता दें। अरे एफ डबल डैश क्या है, एफ डबल डैश क्या है, तो फिर सही बताओ, यहाँ पर ट्राइंगल्स जो बनता है सब इक्विलैटरल बनता है ना? तो मैथ्स में पढ़ा होगा। Yes, sir. इक्विलैटरल बना तो ये हाँ। आर 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 सब आर हो गया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, 2R। 2r। इस टाइप से सोच के बनाना है। एक होमवर्क देते हैं, अगर ट्राई कर Sir, पाओ। octagon. हाँ, क्या क्या ऑक्टागन लेगा, Sir, तो बना लेना एक ऑक्टागन, लो होमवर्क। और उससे अच्छा तुम एक और ले लो, तो बोलते हैं क्यूब, है ना? रेगुलर क्यूब है। ठीक है, तो बताओ किसी भी एक को अगर हम देखें, किसी भी एक को, तो कितना फोर्स लगेगा? 7. 7। Sir. बस नेट फोर्स निकाल लेना और कुछ। ठीक है,
सिमेट्रिकल खोजना, देखो हर दो सिमेट्रिकल खोजोगे उसका रिजल्टेंट निकालना, सिमेट्रिकल खोजना रिजल्टेंट निकालना, काम हो जाएगा। में हेक्सागन में कैसा किया वैसे ही, ऑक्टागन जो है उसमें भी तुम ट्राई करना वैसे ही नहीं। अब धीरे धीरे चीज वर्स्ट होता जाएगा। वर्स्ट का मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल में ठीक है समझ में आया, स्क्वायर में भी बहुत हद तक समझ में आया, जहाँ थोड़ा हेक्सागन आया तो 50-50 हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब ये वाला जो है ना, इसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि कौन सा फोर्स किधर जा रहा है, किधर उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे। तो यहाँ पर फोर्स बहुत सारे डायरेक्शंस में चला गया, यानी 3 डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, जैसे कि हेक्सागन में और इसमें डिफरेंस क्या है कि हेक्सागन में अभी भी फोर्स एक ही प्लेन में है, देखो तो हेक्सागन में सब एक ही प्लेन में हाँ था, लेकिन Yes, sir. इस क्यूब में सारा फोर्स एक ही प्लेन में होगा कि अलग अलग प्लेन में जाएगा, अलग अलग XYZ. अलग प्लेन में जाएगा, यानी एक्स वाई जेड सब खुल जाएगा रास्ता। यहाँ भी तुमको ऐसा पता लगे कि नहीं भैया आप थोड़ा अलग अलग जा रहा है, वहीं पर वेक्टर फॉर्म, ठीक है, डेरिवेशन करने का हमको कोई शौक नहीं है, अब रिजल्ट खाली याद रखो। अगर ये m1 है और ये m2 है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट होगा x y2। अब m1 m2 पे भी फोर्स लगाएगा और m2 m1 पर भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि m2 पे फोर्स लग रहा है m1 के कारण, फोर्स का डायरेक्शन इसके इधर हो, यही लिखेंगे F21। इधर का बात करेंगे तो लिखेंगे F। ठीक है, तो इसको याद रखना, कैसे याद रखना, इक्वल टू, किसी को याद है 11th क्लास वाले लोग? सर माइनस हम्म m1 इंटू हम्म r1 वेक्टर r, और नीचे में क्यूब होता है मॉड्यूलस लेके। यहाँ इसके बाद होता है GM1 M2 के बाद यहाँ क्या, सर यहाँ पे R21 का वेक्टर। R21 का वेक्टर डिवाइडेड बाय बाय R21 का क्यूब। ठीक है, इसको हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ F21 है यहाँ R21 है, और यहाँ माइनस याद रखना है बस, ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अब R21 क्या है, ये सबको पता होगा, R21 होता है R2 माइनस, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, यानी अगर इसको वेक्टर बना दे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k, बात खत्म। यानी कि इसको हम सबको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। इसका फायदा कहाँ पड़ेगा हम ये बताते हैं, इस फॉर्मूले का फायदा, इस क्यूब को अगर हम ऐसे करें x y और z लिख सकते हैं, और सारे मासेस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, आराम से लिखा जा सकता है। अब अगर हमको सारे का कोऑर्डिनेट्स आ गया, सारे का, ठीक है, सारे का कोऑर्डिनेट्स आ चुका है मेरे पास, तो मेरे को ये बताओ क्या हम इसको हम मान ली कि हमको इस पे फोर्स निकालना है ना, तो इसके कारण लिख लेंगे वेक्टर में, इसके कारण लिख लेंगे वेक्टर में, इसके कारण लिख लेंगे वेक्टर में, सबके कारण वेक्टर फॉर्म में लिख ली। वेक्टर फॉर्म में लिखने से आसानी क्या होगा कि आपको रिजल्टेंट का चिंता नहीं करना है, आपको बस करना क्या है, सबको ऐड कर देना है, आई को आई के साथ, जी को जे के साथ, के को के साथ। बात समझ में आए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. जहाँ फोर्स 3 डायमेंशन में था, जहाँ समझ जाना कि हमको वेक्टर फॉर्म लेना है, और वेक्टर फॉर्म तभी अप्लाई होगा जब कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो आप कुछ भी करके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, जैसे यहाँ हम रेफरेंस एक्सिस माने फटाफट मान लिए, उसके बाद सब फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, रिजल्टेंट का झमेला खत्म है। अब सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दे। एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर है, इसको तुम लोग दोनों मेथड से बना सकते हो, वेक्टर फॉर्म से भी बना सकते हो, और अगर सोचने की कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है तो तुम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो रिजल्टेंट वगैरह से। ठीक है, कि सबका मास m है, ठीक है,
4 मास प्लेन में रखा हुआ है नीचे स्क्वायर में, और एक जो मास है वो पता है कहाँ है, सेंटर पे नहीं। अच्छा देखिए सेंटर पे m मास रखे तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। 0 होगा, सब तरफ से कैंसिल मारेगा। लेकिन वो जो m मास है इसके सेंटर से ऊपर, यानी कि अगर सिचुएशन है हॉरिजॉन्टल टेबल में 4 ठो रखा हुआ है, मास तुम्हारा प्लेन से बाहर। प्लेन से बाहर नहीं, ऐसे समझो 4 मास ऐसे रखा हुआ स्क्वायर में रख दिया, और चौथा बीच से थोड़ा सा ऊपर है, वर्टिकली अपवर्ड चल गया, ठीक है, यहाँ पर है। तो अब बताओ वो जो ऊपर ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि 4 से ऊपर, बीच से ऊपर, इसका ये जो डिस्टेंस है ये है r/√2। तब यहाँ सेंटर से r/√2, फोर्स लगेगा कि नहीं अच्छा नेट फोर्स 0 होगा क्या है बताना जरा। नहीं सर, नेट 2 फोर्स, रूट √10 नेट फोर्स तो 0 नहीं होगा, ये एकदम क्लियर है। नेट फोर्स कितना होगा आंसर निकाल के बताओ, जो विजुलाइज कर पाओगे वो 2 विजुलाइज। F और F कितना 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 हमको एग्जैक्ट आंसर बताओ। 2 रूट, बता सर, हाँ हाँ 2 √2F और सब F इक्वल होगा 2 मिनट बता। हाँ, तो पूरा क्लियर हमको आंसर बता दो क्या लिखे हैं। ऑप्शंस देते हैं, आएगा m²/r, 2gm²/r, 2√2²/r², 4√2gm²/, 4 ऑप्शन। सर 4√2। 4√2 चाहिए। बाकी लोग जी, कनेक्शन सेशन बंद होने के बाद ना तुरंत रिज्वाइन मार देना उसी में, ठीक है। तो तीसरा होगा सर। तीसरा, तीसरा है। देखते हैं, तुम समझाते हैं बढ़िया से। हाँ, इसको थोड़ा सा दिमाग में, सेटअप दिमाग में डाल लो कि 4 ठो है। ये मास जो है ध्यान से अगर देखो, यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो तो, राइट एंगल ट्राइंगल, यस सर। सबको दिख रहा होगा। वो राइट एंगल ट्राइंगल इस m को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा एक फोर्स F से, ठीक है। इसका डिस्टरबेंस है सान्या। अच्छा हेडफोन लगा लो, हेडफोन है या नहीं है सान्या? एक अच्छा, सर लगा रहे, एक मिनट। हाँ हेडफोन अच्छा लगा लो, डिस्टरबेंस नहीं हो। है सर, लगा रही। हाँ लगा। चल देखो, तो ये जब इसको खींचेगा F फोर्स से,
ये तो 90 डिग्री यहाँ नीचे होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा नीचे वाला, ये वाला जरा बताना। सर आर आर नहीं ये होगा, रूट टू सर आर आर बाय रूट टू आर बाई रूट टू होगा। देखो यहाँ पर ये पूरा डायगोनल बनेगा, स्क्वायर का ये रूट टू आर होता है पूरा। रूट टू आर का आधा कितना होगा, आर बाई रूट टू। तो आर बाई रूट टू, और ये भी है आर बाई रूट टू, तो ये भी 45 और ये भी 45 होगा, दोनों 45 45। यानी उस ट्राइंगल को अगर हम यहाँ शो करें, आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू, ये वाला डिस्टेंस देखो आर हो जाएगा। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम। इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा m स्क्वायर बाय, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब वैसे ही इसका जुड़वा भाई, उसके अपोजिट भी एक देखो ट्राइंगल बनेगा, उधर भी फोर्स एफ लगेगा। अब खाली ये बता दो, इन दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल बैठेगा, 90। 90 डिग्री बैठेगा। इन दोनों का 92। रिजल्टेंट एकदम नीचे जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स कितना जाएगा, हाँ, रूट टू सर। टाइम्स। यस। रूट टू टाइम्स और दूसरा भी और उधर भी देखो दो 2.5। ठो है, उधर भी उसका भी रूट टू टाइम्स, तो इसका भी रूट टू टाइम्स, उसका भी रूट टू टाइम्स, तो कितना टाइम्स, रूट बस हो गया क्वेश्चन। ये हो गया कि तुम कितना सोच पाए बढ़िया से। तुमको अगर नहीं सोचना, ठीक है कि सर हमको उतना नहीं सोचना, एक काम करो, तुम क्या करो सबका तरकीब है, तो इतना नहीं सोचना है। तुम क्या करो, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको बना लो जेड एक्सिस। क्या सबका कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है, चारों का लिख लिए, इस पांचों का कोऑर्डिनेट लिख लिए, और वेक्टर फॉर्म से तुम इस पर फोर्स निकाल लो इन वेक्टर फॉर्म, और चारों को ऐड कर दो। सर ऐसे भी आएगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बार बार वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। लेकिन वहां पर तुम खाली सोच के तुम आंसर डाल सकते हो फटाफट, ये आंसर क्या। ठीक है, तो यहाँ तक सबका क्लियर है, ये बताओ। यस सर। ठीक है, एक काम करो, फटाफट रिज्वाइन कर लो, समय खत्म हो गया, चाल फटाफट हाँ। सर बोलो। सर वो जीएम स्क्वायर आर स्क्वायर आने के बाद क्या किए, नहीं समझ आया। गेम स्क्वायर क्या किए, हाँ सर, वो जो फोर्स आया ऊपर में। ये दोनों तरफ एफ एफ आया, ये समझ में आया, ये आर आया, यहाँ तक समझ। हाँ हाँ तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स ठीक उसके उधर, हुबहू सिमेट्री से, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स उस साइड है सिमेट्री से, और दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री बैठ रहा है। यहाँ तक ये विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री बैठा, तो यस सर। इन दोनों का तो रूट टू टाइम्स हो गया।
वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। हाँ और इसी टाइप से यहाँ दो ठो दिख रहा है इधर सिमिलरली, अच्छा हाँ ठीक है सर। समझ में हाँ आया? इसका भी वही हाँ होगा आपका √2 टाइम्स इसका, √2 टाइम्स उसका, तो 2 √2 टाइम्स हो गया आराम से। हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जितना पॉइंट मासेस वाला था लगभग हम उसको बता दिए बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं, एडमिट कर दिए ना। अब अब ये जो फोर्स है समझना ध्यान, एक m मास m1 एक m2 पर बिना टच किए कैसे फोर्स लगा रहा है, बिना टच किए। तो हम ये बोलेंगे कि देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, ये m1 m2 पे कैसे फोर्स लगाया। यहाँ पर एक थ्योरी आएगा, हम लोग बोलते हैं फील्ड थ्योरी। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, फिर आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, हर जगह फील्ड कंसेप्ट रहेगा। कहना ये है, ये m1 m2 पे फोर्स नहीं लगाया, हुआ क्या था एक्चुअल में ये सुनो। ये m1 जब यहाँ पर था तो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया। अब हम लाइंस बना रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ऐसा जनरेट किया, कोई भरोसा नहीं तुम लोग। ये अपना एक फील्ड जनरेट किया चारों तरफ, और m2 गलती से इसके फील्ड में आ गया। तो अगर m2 इसके फील्ड में आ गया तो हम बोलेंगे कि m1 इस पे फोर्स नहीं लगाया, m1 का फील्ड इस पे फोर्स लगा। अब फील्ड कितना है यहाँ पर, तो सिंपल सा एक चीज है, किसी भी m मास का पॉइंट मास, याद रखना किसी भी m मास का पॉइंट मास का r डिस्टेंस पर एक फील्ड होगा जिसको हम E से डिनोट कर रहे हैं, E/m/r। सब लोग पढ़े भी हैं। ये m1 m2/r²। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड सारा तो फॉर्मूला वैलिड है। सब चीज वैलिड है, सब चीज एकदम हूबहू सब कुछ सेम है, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि चेंजेस है। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल टॉपिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक्स, ग्रेविटेशनल फील्ड का हर कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और वहाँ थोड़ा सा और वास्ट पढ़ना है कंडक्टर्स के बारे में। यहाँ जैसे वहाँ पता है क्या पढ़ोगे कि अगर ये चार्ज Q है तो वहाँ फॉर्मूला होता है KQ/r², ये तो याद ही होगा 12th क्लास। यानी कि G के जगह K आ जाएगा और M के जगह Q आ जाएगा। क्यों? याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज। तो वापस से जब बॉडी आएगा तो बॉडी को फिर टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, जैसे कि अगर इस रॉड का निकालना है, इसका रॉड का इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, रॉड को छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, एक टुकड़े का वहां पर निकाल देंगे, एक टुकड़े का निकल गया, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सबका निकल गया वहां पर। याद रखना ये चीज सिर्फ पॉइंट मास के लिए। किसी बॉडी का कितना होगा हम इंटीग्रेट कर करके निकाल लेंगे। अब हम लोग को पढ़ना फील्ड किसके किसके कारण है, मतलब कि जो हम लोग को याद रखना है बेसिक सा बात, पॉइंट चार्ज का तो हमेशा याद रहेगा। एक रिंग का अगर बात किया जाए, रिंग का यहाँ पर अगर बात किया जाए जिसका मास m, सेंटर पे कितना होगा फील्ड जरा बताना जल्दी। 0 0 0 0। सब एक दूसरे को कैंसिल मारेंगे, समझा किसान? हो गया किसान? नहीं सर। हाँ सब एक नहीं सर। हाँ सब एक दूसरे को कैंसिल मारेगा। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, भूल गए, इस m मास का या फील्ड का तो वैल्यू पता है, इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। फील्ड का डायरेक्शन भी होगा, किधर होता है अपने तरफ, रेडियली इनवर्ड, बहुत बढ़िया, हमेशा अंदर की ओर होता है। उसी टाइप से इसका अपने तरफ होगा, इसका अपने तरफ होगा, इसका अपने तरफ, हर दूसरा खड़ा होगा अपोजिट में, हमें कट वट के कितना हो जाएगा 0।
तो हम लोग को पढ़ना था, याद तो इससे पहले वाले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस आगे जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, एम मान लिया। GMX by x square plus r square power 3/2। बहुत बढ़िया, सब याद रखना है। अभी से वो डेरिवेशंस का कोई अब वैल्यू नहीं है, आपको बस याद रखना है। GMX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब करेंगे क्या, समझना ध्यान से। तुम एक दिमाग में पिक्चर बनाओ कि वहां रिंग नहीं है, छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक है। और एक टुकड़ा, जैसे कि हम 2 टुकड़ा लेते हैं, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा इस पॉइंट पर इधर फील्ड, इसका इधर। ऐसे ही बहुत सारा जो टुकड़ा होगा, सब टुकड़े का जो वहां पर फील्ड बनेगा, क्या एक कोन बनेगा? थोड़ा देखो तो, विजुलाइज करो तो, यस सर। कोन बन रहा है। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर है, तो हर पूरा एक जो सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल इस पॉइंट पर, इसका इधर, इसका इधर, इसका एक कोन बनेगा, सबका रिजल्टेंट इधर ही होगा अपने तरफ। उसी का फॉर्मूला है ये वाला, GMX बाय रूट अंडर, सॉरी, GMX बाय आर स्क्वायर प्लस पावर 3/2। जहां पर इफ x इज इक्वल टू 0, कि अगर x का वैल्यू 0 है, हम कहाँ पहुंच गए जरा बताना, सेंटर सेंटर 0। पे, तो e का वैल्यू 0 है। इंफिनिटी में भी 0। अगर हम इनफाइनाइट चले गए बहुत दूर, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर अभी इनफाइनाइट डालेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, देखो ध्यान से। हाँ सर, नीचे से r स्क्वायर कॉमन लेके काट दें, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो फिर वही 1/infinity 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो हमको यहाँ दिखाना होगा कि भैया अगर x बहुत बड़ा है तो नीचे का जो आर स्क्वायर है ना, वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तब जाके एक फॉर्मूला बनेगा, GMX डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हटा दो तो नीचे x क्यूब हो गया, GM बाय x। और ये जो फॉर्मूला है, ये एक पॉइंट मास का फॉर्मूला बन गया, देखो तो। यानी कि रिंग को अगर बहुत दूर से अगर हम देखें तो रिंग भी एक पॉइंट मास ही दिखेगा, और उसका फॉर्मूला हो गया GM बाई एक्स। अब x का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो आंसर कितना आएगा, यानी कि यहाँ हम बड़े भी हो गए, सेंटर में भी 0 और इन्फिनिटी में भी 0। मजेदार चीज क्या है कि अगर इसके सेंटर पे e का वैल्यू 0 है और इन्फिनिटी में भी 0 है, कुछ दूर अगर आगे जाएंगे तो फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा, और लास्ट में 0 होना है तो फिर घटेगा भी। यानी एक जगह ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ e का वैल्यू मैक्सिमम, और कहाँ होता है ये सबको याद भी होना चाहिए। यानी प्लस माइनस r/√2, यानी एक पॉइंट इधर भी पॉसिबल है, एक पॉइंट उधर भी पॉसिबल, r प्लस माइनस r/√2। इस पॉइंट पर e का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। ये सब GM by r root under s square plus 4s। हाँ, ये पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। कितना मैक्सिमम होगा तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देना, बात खत्म, निकल जाएगा तुम्हें। ये सब कुछ हम बता दिए, ठीक है, रिंग के बारे में थोड़ा कुछ बता दिए। अब इस रिंग का ग्राफ कैसे बनेगा, 4 ग्राफ बनाते हैं। पहला, चलो पहला, कौन सा सही ग्राफ है, E वर्सेस R? पहला वाला फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। सेकंड सर थर्ड वाला। सेकंड और थर्ड में आंसर कैसे देना है वो भी हम समझा, ठीक है। देखो ध्यान, मेरे को ये बताओ, अगर सर ये प्लस माइनस। अगर ये रिंग है आपका, इस पॉइंट पर जो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रिंग की तरफ होगा, यानी इस तरफ। और इस पॉइंट पर अगर देखें तो मेरा जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ। इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इस डायरेक्शन,
इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव। अब हमको पता है कि बढ़ेगा और फिर घटेगा, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ आपका पॉजिटिव में बनेगा कि नेगेटिव में? नीचे नेगेटिव में, इधर वाला ग्राफ आपका कितना बनेगा? पॉजिटिव में। और समझ में आया क्यों थर्ड होगा? क्या जी? सर एक बार और समझा दीजिए। फिर से समझ। ये जो रिंग है, इस पॉइंट पर अगर हम ई का डायरेक्शन देखें, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों तरफ सेम होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो इस रिंग का इस तरफ अपनी तरफ है, इधर खींचेगा रेडियली इनवर्ड, इस साइड पर इधर होगा, तो इस पॉइंट पर इस तरफ है तो नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड, इस पॉइंट पर राइट साइड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए इधर वाला ग्राफ देखो नेगेटिव में बना, ई का वैल्यू नेगेटिव होगा, उधर वाला ई का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए थर्ड हुआ। ये समझ में आया सबको क्यों थर्ड हुआ? यस सर। थोड़ा ये सब भी ध्यान में देना है, क्यों नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए हम तीनों बना दिए ताकि आपके दिमाग में फिट रहेगा कि आंसर डायरेक्शन के साथ देना है। आगे बढ़, अब इसका सबको पता भी होगा, होलोस्फीयर का मास m, रेडियस। यहाँ दो रीजन है, एक रीजन अंदर और दूसरा रीजन बाहर। अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? 0। जी। 0। बाहर gm/x² और और रेडियस बाहर पे x r। एक्स डिस्टेंस का बात किया जाए तो ई का वैल्यू होगा। याद क्या रखना है इसमें, ठीक है, कि अगर होलोस्फेयर है तो उसके अंदर हमेशा फील्ड 0 मिलेगा, हमेशा, कहीं भी तुम चाहे यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, कहीं भी अंदर किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे ई का वैल्यू 0 मिलेगा। और बाहर कितना होगा? क्वेश्चंस बनाने के लिए हम बताते हैं एक तरीका कि आप हमेशा मान सकते हो कि होलोस्फेयर का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे अंदर सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अगर आपको फील्ड कहाँ लिखना है? उसके बाहर, ठीक है। यानी कि अगर होलोस्फेयर के बाहर चाहिए तो आप ट्रीट कर सकते हो कि सारा मास कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे। एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि gm/x² पॉइंट मास का फॉर्मूला, ठीक है, और ये तभी लगा सकते हैं जब बॉडी तुम्हारा क्या हो? पॉइंट मास। पर एक होलोस्फेयर ही ऐसा एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है, जिसके लिए हम मान सकते हैं कि सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास। सिर्फ होलोस्फेयर के लिए याद रखना, बाकी के लिए नहीं करना है। अब होलोस्फेयर के लिए तो सिंपल। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सब ग्राफ सब लोग बना सकते हो। अंदर कुछ फील्ड नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक 0 जाएगा, कहाँ तक? r तक। और उसके बाद अच्छा इसके सरफेस पे होगा कि नहीं होगा फील्ड, ये बताओ। हाँ x होगा, x हाँ gm/r²। तो यानी कि अगर मैथ्स वाले लोग बढ़िया से ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर r पे सटा देना है कि यहाँ गोला बनाना है? यहाँ पे सर गोला। नहीं सर सटा देना, कैसे सटा जो देंगे? वैल्यू होगा उस पे। अगर तुम वहाँ सर ये गोला बना। गोला बनाना होगा ना, अगर ये वाला तुम r तक सटा दिया तो एट अच्छा, हाँ, ये होगा। हाँ ये गोला होगा, और इस पॉइंट पर बिंदु अच्छा, हाँ। होगा, और फिर ये ऐसे जाके घटेगा। हाँ ये समझ में आए? गोला यहाँ गोला बनेगा। गोला का मतलब सर, एट x इक्वल टू r 0 नहीं देंगे, ये वैल्यू देंगे gm/r²। और e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² है, तो x बढ़ेगा तो e घटेगा, घटा दो। क्वेश्चन छोटा छोटा कैसा आता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर बाद थोड़ा का क्वेश्चन। ये m है और ये 2m है, ठीक है? इस पॉइंट P पर रेडियस, इस पॉइंट P पर अगर बात किया जाए फील्ड का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बता। GM/r/r3।
ये कंसेंट्रिक ये हो कंसेंट्रिक जाएगा सर कंसेंट्रिक जी होलोस्फीयर एम जी एम बाई आर स्क्वायर प्लस जी इंटू टू एम बाई टू आर का सर स्क्वायर GMR/R³ एक के लिए बाहर होगा एक के लिए अंदर होगा। GMR स्क्वायर GMR सर सर 2 मिनट रुकिए GM सर 1 मिनट रुकिए। हाँ सर ये होगा जी एम बाई आर स्क्वायर प्लस जी इंटू टू और एम बाई टू आर का होल और स्क्वायर। कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझो। अभी हम अच्छा इसके लिए साइड पॉइंट ये 2 होलोस्फीयर है, अब एक एक होलोस्फीयर को इंडिविजुअली देखो। ये जो पॉइंट है 2m वाले के लिए अंदर है कि बाहर है? अंदर है, तो इसके लिए कुछ फील्ड नहीं होगा, अंदर फील्ड 0 होता है। और ये पॉइंट ये पॉइंट इस m मास के बाहर है, तो सिर्फ इसी के लिए होगा। और बाहर है तो इसका सारा मास हम सेंटर पे मान सकते हैं, और सेंटर से कितना दूर है r, तो आंसर हो गया GM/r²। GM/R सिंपल सा चीज देना है। अब अगर हम बात करते हैं किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, कंसेप्ट वाइज समझना, इसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, बढ़िया से समझना ध्यान से। तो सॉलिड स्फीयर में मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है, ये रहा सेंटर। यहाँ 2 रीजन है, एक इसके अंदर और दूसरा इसके बाहर। इसके बाहर एट x डिस्टेंस, समझना ध्यान से। इस पॉइंट P पर अगर हमको बात करना है, इस सॉलिड स्फीयर को तुम सॉलिड स्फीयर ना देखते, तुम इसको ऐसे देखो कि ये सॉलिड स्फीयर बहुत सारा पतला पतला होलोस्फीयर से मिलकर बना है। क्या ऐसा मान सकते हैं? बहुत सारा पतला Yes, sir. पतला होलोस्फीयर से मिलके ये सॉलिड स्फीयर बना है। हम सॉलिड स्फीयर को ट्रीट ही नहीं करेंगे। अब ये जो पॉइंट P है, क्या वो सारे होलोस्फीयर के बाहर है? सारा होलोस्फीयर जितना पतला पतला है सारे होलोस्फीयर के बाहर है। सारा हाँ, सर। Yes, होलोस्फीयर sir. सारा होलोस्फीयर का मास उठ के आ जाएगा कहाँ पर, सेंटर पे। फिर हम यहाँ पर बोलेंगे Em/x, यानी बाहर वही रहा। लेकिन अगर हमको इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट P, जी एम एस बाई आर क्यूब अब समझना ध्यान से, यहाँ पर और पतला पतला होगा, यानी कि हम 2 रीजन बांट दिए। वो P जो पॉइंट है उसके अंदर भी कुछ होलोस्फीयर होगा, और उस P पॉइंट के बाहर भी कुछ होलोस्फीयर होगा। तो मेरे को ये बताओ, इस P पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो पीला वाला के कारण होगा कि लाल वाले के कारण होगा? पीला वाला पीला वाला कारण होगा ना। लाल वाला जितना होलोस्फीयर है, तो P पॉइंट उसके अंदर है कि बाहर है? अंदर है, और अंदर में फील्ड कितना होता है, 0। तो उस P पॉइंट पर Zero. जितना भी होगा वो किसके कारण होगा, पीला वाला के कारण ही होगा। यानी कि अगर हम इसको बढ़िया से बनाएं, इस P पॉइंट पर, ये हो गया सेंटर, बोल सकते हैं इस P पॉइंट पर जो भी फील्ड होगा बस इसी के कारण, इतने के ही कारण होगा, उसके बाहर वाले मास के कारण कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ, ये सब लोग एग्री कर रहे हो क्या जी? Yes, sir. P पॉइंट पर जितना भी फील्ड होगा वो अंदर पीला वाला के कारण होगा। अब इसके कारण कुछ नहीं होगा, इसके बाहर वाले कारण। अब ये P पॉइंट, इतना सारा मास जो है, इतना सारा होलोस्फीयर है, इसका सारा मास अब हम सेंटर में मान सकते हैं। हमको बस इतना का मास निकालना है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, r। तो मेरे को ये बताइए r डिस्टेंस पर कितना मास आएगा, तो टोटल मास को किससे डिवाइड करें, लेंथ से, एरिया से कि वॉल्यूम से? वॉल्यूम से m by 4 Volume by से, 3 sir. pi r cube into 4 by 3 pi x square x cube तो आ जाएगा m by r cube into x एक्स cube। क्यूब, इसको एक्स ही मान लेते हैं। चलो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। अब इस P पॉइंट पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, लिखेंगे कि m डैश डिवाइडेड बाई एक्स, सारा मास उठ के उसका सेंटर पे चला गया, और इस m डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आता है gmx डिवाइडेड बाई r क्यूब, यानी बाहर तो वैसे ही रहता है पॉइंट मास जैसा, और अंदर इस बार फॉर्मूला होता है gmx बाई r क्यूब। तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाए, ग्राफ अगर बनाए, तो बताओ x इज इक्वल टू 0 पे फील्ड कितना होगा? x इज इक्वल टू 0 पे फील्ड कितना होगा, 0 होगा।
जीरो और अंदर ई देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, डायरेक्टली बढ़ेगा। उसके बाद जैसे ही बाहर जाएंगे इनवर्सली, इसमें समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि इसी से हम अभी क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार ग्राफ और बता दो। ग्राफ कुछ नहीं है, देखो अंदर जो है ई का जो वैल्यू है वो किससे प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो एक्स बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही बाहर चले गए तो ई देखो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये घटेगा उसके बाद। अब इसको समझने के बाद सेम कंसेप्ट, ठीक, क्योंकि फॉर्मूला कहीं काम नहीं देगा, जे में याद रखना। क्वेश्चन ये है आपका, एक सॉलिड स्फीयर था पूरा, उसके अंदर R1 काट के बाहर निकाल दे, जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं, ठीक है। यानी R1 रेडियस का कैविटी है अंदर और R2 है। और अभी इसका मास, कैविटी हटाने के बाद इसका मास दिया हुआ है कैपिटल M। आपको ये बताना है यहां से R डिस्टेंस, इस पॉइंट P R डिस्टेंस, P का वैल्यू कितना, सब लोग ट्राई करो। तो P पॉइंट R1 और R2 के बीच में है, तो बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया सबको, ये बताओ पहले, क्या जी। यस सर GMR-R1/R2 का क्यूब। फिर से बोलो, GM GMR-R1, R, स्मॉल r माइनस R1। हाँ सर, हम्म, बाय R2 का होल क्यूब। गलत, ट्राई करो फिर से। हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला कभी जिंदगी में काम नहीं देगा तुमको, सर कंसेप्ट काम सर ये देगा। है बोलो, GM R स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर GM R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, हाँ, बाय कैपिटल R1 स्क्वायर, ब्रैकेट में R माइनस R1 का होल क्यूब। r माइनस R1 का होल क्यूब। नहीं, वो कैपिटल है मतलब R2 माइनस R1, हाँ, स्मॉल r कैपिटल है, यहाँ R2 माइनस, हाँ, R2 माइनस R1 का होल क्यूब। हमको ये भी गलत लग रहा है। क्या बोलो, पानी। गुड नाइट। गुड नाइट। सर ऊपर में वो होगा R माइनस R1 का स्क्वायर, वहाँ ऊपर में जो स्मॉल r लिखे है ना, हाँ। वहाँ पे R माइनस R1 स्क्वायर, R माइनस R1 R1 का स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर।
देखते हैं। वो एम डैश का वैल्यू नहीं। हाँ देखो जी, अब क्या होगा, फॉर्मूला तो कहीं काम नहीं देगा, कंसेप्ट आप याद रखिए। आप एक काम करिए, इस पॉइंट से एक बोल सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारा हॉलो स्फीयर्स है, इसके बाहर भी बहुत सारा। यस इसको नाम देते हैं 1, अच्छा इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं। मेरे को ये बताओ, उस पी पॉइंट पर 1 वाले कारण होगा कि 2 वाले के कारण होगा? सर 1 वाले के कारण होगा। इतना सब कुछ पता चल गया। अब हमको कुछ भी करके कितना का मास निकालना है, एम डैश। मेरे को ये बताओ, एम को डिवाइड किससे करें, टोटल वॉल्यूम से? कितना है वॉल्यूम बताओ, एम कितने वॉल्यूम में? 4/3 R2 minus R1 का होल क्यूब। R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, समझे? बाहर वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और अंदर वाले का होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और दोनों को माइनस करेंगे तब वो निकलेगा। अब हमको कितने वॉल्यूम का चाहिए, तो हमको बस कितना वॉल्यूम का चाहिए, ध्यान से देखो, देखते रहना, समझे सब? ये कितने लोगों को समझ में आया? फिर से बताइएगा। फिर से बस खाली नीचे थोड़ा मिस्टेक हाँ, कर दी। एकदम 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 देखो, नीचे वो जो है R2 क्यूब माइनस R1 दिमाग लगाना पूरा होगा क्यूब कर आपको, दिया। इतना दिमाग लगाना होगा। ठीक है, हम फिर से यहाँ नेक्स्ट पेज में करते हैं कि हमको मास इतने ही वॉल्यूम में, ठीक है, तो मास को इतना वॉल्यूम चाहिए, तो 4/3 पाई R2 क्यूब टोटल वॉल्यूम हो गया, उसमें से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो। ठीक है, तो हमको ये वाला निकल गया। अब हमको कितना का मास चाहिए वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमको बस इतना का मास चाहिए, यानी इतना का वॉल्यूम चाहिए। अब इतना का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो टोटल वाइट वाला वॉल्यूम लिख लिए इनटू 4/3 पाई R क्यूब, ये टोटल आ गया। पर हमको बस इतना का ही चाहिए, फिर उसमें माइनस करना पड़ा, कितना, 4/3 पाई R1। समझ में आया? यस सर। वही चीज यहाँ लिखे हैं हम, 4/3 पाई दोनों से कॉमन ले लिए। अब हमको पता है ये मास उठ के सेंटर पे आ जाएगा। ई का जो फॉर्मूला होता है वो होगा जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एम डैश का वैल्यू था यहाँ पुट करना है, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, ई का वैल्यू हो जाएगा जी एम आर क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर R2 क्यूब। समझ में आया सबको? ऐसे समझना है चीज़ों। समझ में आया सबको, बताओ। यस सर। तो इस टाइप से सर आप पाउस हो गए सर। हम पाउस हो गए, हमारा तो इसमें और एक छोटा क्या 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 मेरा नेट खत्म हो गया सर। हाँ तो बस इसमें एक और मेरा सर्कल और, तो और 5 मिनट ही बात। तो क्या बोल रहे, और एक सर्कल बना दे, तो क्या हाँ सर्कल सर, क्या सर्कल बनाओगे? और सर उसी सर्कल मतलब सर उसके अंदर भी एक और सर्कल बना दो, पॉइंट भी उस सर्कल के बीच में रख दे। जैसे कि एक सर्कल बन गया, और सर्कल बना दे, यस सर, और फिर एक और सर्कल एक और सर्कल। मास कहाँ पर है? सर, मतलब पॉइंट पी को सर इस दो सर्कल के बीच में रखें, छोटा वाला। इन दोनों के बीच में, यस सर। ठीक है। और बताओ। और सर फिर उसके बाद R1 R2 R3। ठीक है, R1 R2 R3। और मास किसका मास लोगे, ये होलो स्फीयर्स है कि कोई क्या है ये सब? सर होलोस्फीयर का जो मतलब वो
एक काम करो, तुम इसको सॉलिड स्फीयर ट्रीट कर लो, तो पार्ट सॉलिड कर लो, बाहर होलो स्फीयर कुछ भी रहो, कंसेप्ट वही है। जिस पी पॉइंट पर चाहिए वहाँ एक बाउंड्री मार लो, बाउंड्री के बाहर से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको जो भी लेना देना होगा बाउंड्री के अंदर वाले मास के साथ। बाउंड्री के अंदर का मास सब कैलकुलेट कर लो। लेकिन अब नया मोड़ क्या आएगा वो बताते हैं। ये था सॉलिड स्फीयर मेरा पूरा। अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि जो ये कैविटी, समझ रहे हो कैविटी कहाँ है? बीचों बीच नहीं है, कहीं भी कैविटी है। अब हमसे पूछा जाएगा कि इस कैविटी के अंदर E का वैल्यू क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। और होगा सर। हाँ, तो इसकी कैविटी के अंदर होता है। डेरिवेशन से बढ़िया है एक कंसेप्ट बताते हैं, सीधा याद रखने का तरीका। जो लोग याद रख पाओ बहुत बढ़िया, नहीं कैविटी कहीं भी बना लेते हैं। इस पॉइंट, इसका बड़े बड़े वाले का एक सेंटर होगा और इस कैविटी का एक सेंटर होगा। ये डिस्टेंस मान के चलो, का मास ले लो m, का रेडियस ले लो कैपिटल R, R1। किसी भी P पॉइंट पर या याद रखना इनसाइड कैविटी, सब कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहे हैं, याद रखना। इनसाइड कैविटी E इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो ना, और E स्केलर होता है कि वेक्टर Yes, होता है, ये sir. बताओ। यहाँ पर वेक्टर है। E का एक डायरेक्शन भी होगा और Vector. मैग्नीट्यूड भी होगा। तो याद रखना E यूनिफॉर्म होता है, इसका मतलब कैविटी के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होगा। पहला बात सर, डायरेक्शन किधर होगा? तो याद रखना इसका सेंटर से इसके सेंटर तक जो मिला रहे हो डायरेक्शन, E का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। E का वैल्यू किसी को पता है कितना? याद है इसका किसी को? सर R1 सर R1 R हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। जिसमें एक का रेडियस R होता है, दूसरा का R/2 होता है ना। ठीक है, इसका एक बार देख के आना, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा क्योंकि हम डिराइव करके निकालते हैं। लेकिन ये याद, हाँ सर याद है सर। हाँ। सर इसका होता है ये, हाँ। रुकिए, GM/, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में 1 माइनस 1/8 इसका ब्रैकेट में इसका फिर एक 1 माइनस फॉर्मूला R/2 होता है। ठीक है, इसको गूगल में सर्च कर लेना, डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। सर प्रूफ किए थे। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड यार। कैविटी, डायरेक्ट R/, कुछ ऐसा होता है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं, हम बता नहीं, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे, नेक्स्ट क्लास कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है, नेक्स्ट क्लास का हम बता रहे हैं, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, इस पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पर डायरेक्ट हम बताएंगे gm/x², इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीच से यहाँ कैविटी निकाल दें, हम ये वाला के उखाड़ के फेंक दें यहाँ से, क्या अभी भी आंसर gm/x² होगा कि कुछ चेंजेस आएगा? चेंज होगा ही मास होगा, चेंज होगा। एकदम डेफिनेट से बात है। नहीं, मास तो हम लोग आंसर क्वेश्चन ये देते हैं, ये कैविटी है, कैविटी हटाने के बाद इसका मास m है और सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर, क्या E का वैल्यू gm/x² होगा? नहीं अब नहीं, नहीं हर सर, एलिमेंट नहीं। में अब नहीं, क्योंकि होगा। पहले सब सिमेट्री चलता था, पूरा सॉलिड स्फीयर है, पूरा हॉलो स्फीयर है। अब क्या इसको पूरा हॉलो स्फीयर मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि बीच में तो कैविटी है। अब ये फॉर्मूला नहीं होगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसका भी आंसर हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग नेगेटिव मास। याद है पास आउट में? हाँ सर, यहाँ सर वो सिग्मा R1 रोटेशन में सेंटर मास में सेंटर है, ऑफ सिग्मा मास 2 डायरेक्शन। 2 सिग्मा माइनस सिग्मा। तो ये सब नेगेटिव मास कंसेप्ट जो है ये बताएंगे नया चीज फिर से कि हम नेगेटिव मास कंसेप्ट से हम इसको बता सकते हैं कि वहाँ ई का वैल्यू क्या होगा, कितना चेंजेस आएगा। फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम और बता देंगे। एक डिस्क है, रिंग का तो पता है एक्स डिस्टेंस पर कितना होता है, अब डिस्क का निकालेंगे एक्स डिस्टेंस पर, फिर उस डिस्क में यहाँ से लेकर यहाँ तक खोखला कर देंगे, फिर बोलेंगे निकाल के बताओ कितना। सब में जहाँ खोखला चीज आया, कैविटी आया, तो वहाँ समझ जाना कि वहाँ नेगेटिव मास कंसेप्ट लगे आराम से। सर कैविटी वाला 11th वाले ने नहीं पढ़ा है। ना उतना भी नहीं जरूरत है उस समय। पहले 11th में क्या है, थोड़ा सा पहले बेस बना लो। नेगेटिव मास कंसेप्ट पता है कितने जगह आएगा, हम बता रहे हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ मास, फिर तुम्हारा आएगा ग्रेविटेशन, फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, हर जगह आएगा। तो एक जगह अगर बता देंगे तो सारा जगह क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पहले आराम से धीरे धीरे कंसेप्ट में, जैसे पास आउट में क्या है, लोग बहुत कुछ पढ़ लिया, 1-2 साल पढ़ लिया, तब इन लोग को बता समझ में आता है। तो 11th क्लास में डायरेक्ट ये सब बताने से बहुत दिक्कत है। 11th क्लास में जल्दी ये सब नेगेटिव मास कंसेप्ट नहीं बताते, क्योंकि पहला चीज़ तो ये तो स्कूल्स में ये सब कभी दिखे भी नहीं होंगे, नेगेटिव मास कंसेप्ट वगैरह वगैरह। तो क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है ना रात में करने से तुम लोग को जी, पास आउट वाले? नहीं सर पीडीएफ दे दिया। हाँ पीडीएफ देखो, पीडीएफ दे देंगे। अभी वीडियो तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया, स्टॉप कर।